हेलो, आई एम सतीश कुमेटी। वेलकम टू एकलव्य आईएएस एकेडमी। इंडियन इकोनॉमी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। सिलेबस वाइज हम शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन सीजीपीएससी सिलेबस। इसके बाद हम आज शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज। पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इकोनॉमिक्स का। इसमें आज हम बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हम इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज के इस पहले वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा वो होगा इकोनॉमी, इसकी डेफिनेशन और इसमें चीजें क्या क्या सम्मिलित हैं इकोनॉमी में। जब हम बात करेंगे सिर्फ पर्टिकुलर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हमको देखने को मिलेगी, वो है इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट होंगे और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद में देखेंगे इकोनॉमिस्ट कौन कौन होते हैं इसमें। यहाँ पहला चीज होगा डेफिनेशन। हमको यहाँ पे पहली चीज देखनी होगी इकोनॉमी की डेफिनेशन। उसके बाद कौन सी चीजें होती हैं, कौन सा सेक्टर्स होता है जो इन्वॉल्व होता है इकोनॉमी में। उसके बाद इकोनॉमी के टाइप्स कौन कौन से हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम यहाँ शिफ्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमी तो एक चीज हो गई, दूसरा इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा हम इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या है इकोनॉमिक्स, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं क्या क्या हैं। फिर हम फाइनली आएंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर में जो फेमस पर्सनालिटीज हैं अर्थशास्त्र के अंदर। और अर्थव्यवस्था में जब भी हम बात करते हैं तो उसके जो जनक के रूप में और उसकी जो मूल सिद्धांतों को हमारे आज के समय पे जो इस्तेमाल में आती हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग, एक मीनिंग की तरफ पे हम यहाँ देख लेते हैं। एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज दैट एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ कंट्री और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम हिंदी में भी और देख लेते हैं। एक अर्थशास्त्र, एक अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का एक बड़ा समूह है। क्या कहता है? एक अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पाद, ये एक चीज हो गई उत्पादन, और दूसरा उपभोग। पहली चीज कि कोई चीज यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे अगर खेत से आप अनाज उगाते हैं तो उस अनाज का उत्पादन होता है। सेकंड उसका होता है उपभोग, यानी कि उसको कंजम्पशन करते हैं। इंटर रिलेटेड क्या होंगे? एक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग, किसी भी वस्तु या उस वस्तु की एक बहुत बड़ी मात्रा पहले प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद उसका कंजम्पशन होता है फाइनली मार्केट में। ये कंजम्पशन होगा, उसी की चीज यहाँ पे क्या कहता है? अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का एक बड़ा समूह है जो यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि किसी देश में या समय की अवधि के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जा सकता है। इसे मोटे तौर पे हम समझते हैं कि किसी भी देश में ये पूरी एक वसुंधरा, हमारी पूरी पृथ्वी पूरी तरह से हर जगह पे एक जैसे संसाधनों को नहीं प्रदान करती है। कहीं पे जल ज्यादा है, कहीं पे सूखा ज्यादा है, कहीं पे पहाड़ ज्यादा है, कहीं नदियां ज्यादा हैं। अधिक मात्रा में हर जगह एक चीज हो सकती है, लेकिन वही अधिकता दूसरी जगह पे शून्य हो सकती है, अल्प हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं दुर्लभ संसाधनों की, यानी कि स्कैर्स रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, उस समय पे हम देखते हैं इस देश के साथ और दूसरे देशों की तुलना जब करें तो हमारे देश में भौगोलिक रूप से, यानी कि ज्योग्राफिकल रूप से हमें कौन से एडवांटेजेस हैं, तो वो रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि है, हमारे पास लोहे, अयस्क जैसे बहुत सारे संसाधन हैं, आयरन ओर और दूसरे अदर मिनरल्स जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, उनकी हमारे यहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादन हम कर सकते हैं उनका। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे देशों में, विश्व के ऐसे दूसरे देशों में जहां पे इन चीजों की कमी है, जैसे अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे तो गल्फ कंट्रीज में वो जो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तेल का उत्पादन करती हैं, उन देशों में तेल की अधिकता है। भारत शुद्ध रूप से इसका आयातक है, यानी कि मंगाता है, इंपोर्ट करता है इंडिया, लेकिन
जो सऊदी अरब है, जो गल्फ कंट्रीज है, रशिया है, इराक है, वेनेजुएला है, इस तरह के जो देश हैं ये इसका एक्सपोर्ट करती हैं। इसके बेसिस पे इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती है। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से जो रुपए आते हैं, इनके पास जो पैसा आता है, धन आता है, ये डिपेंड करता है कि उनके पास किस मात्रा में, कितनी मात्रा में इनके पास वो नेचुरल रिसोर्स है। हमारे पास जो एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं वो वीट है, क्योंकि हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास खेती के लिए उपजाऊ भूमि है, तो हम उन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं जो जिसमें हम सक्षम हैं। लेकिन तेल का उत्पादन, भौगोलिक रूप से भारत के पास ऐसी चीजों का उत्पादन करने के लिए वो क्षमता नहीं है, क्योंकि तेल भारत में कुछ क्षेत्रों में है लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है और हमारे पास फैसिलिटी उस हिसाब से हमने डेवलप नहीं की है उन्हें निकालने की कि हम उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सके। इसके लायक हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमें सपोर्ट नहीं करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेस में हमारे पास वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसी कैपेसिटी या वो फैसिलिटी, उस अमाउंट में वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ऑयल हमारे पास नहीं है। इन फर्स्ट केस हम वही चीज जो दुर्लभ संसाधन है, यानी कि जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं, जो कम मात्रा में है, उसे हम फ्यूचर के लिए भी, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रख सकते हैं। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कौन सी चीज हमारे पास मुख्य रूप से मौजूद है, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। उत्पादन हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जिनकी डिमांड होगी, सप्लाई हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जिनकी डिमांड होगी, यानी कि जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई होगी, और वहां पे हमको देखना होगा स्कार्स रिसोर्सेस, यानी कि हमारे पास वो दुर्लभ संसाधन जो भविष्य के लिए हमें और रखने चाहिए, बचाने चाहिए, सस्टेन करने चाहिए, या उनके विकल्प और खोजे जा सकते हैं। ऐसी सभी दुर्लभ संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेस को या फिर स्कैर्स रिसोर्सेस को हमें बेसिकली ध्यान में रखते हुए इनको एलोकेट करना चाहिए और उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। ये अंतर संबंधित होती है। प्रोडक्शन आप तभी करेंगे जब उसका आप कंजम्पशन कर सकते हैं। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो ऑयल कंजम्पशन करने वाला है, नेचुरल ऑयल का कंजम्पशन करने वाला है, उपभोग करने वाला देश है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। यहां हम देखते हैं कि हम भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है और वो कंज्यूम करता है सबसे ज्यादा मात्रा में। इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो रिसोर्सेस कम है और प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम एक समय के लिए ये मान लेते हैं कि कंजम्पशन, उस नेचुरल रिसोर्स का, ऑयल का कंजम्पशन हम अगर कम कर देते हैं, तो प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं उन कंट्री से जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उनको भी प्रोडक्शन पे अपने कट डाउन करने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में हमें चीजों की यहाँ स्कैर्सिटी होती है। तो ऐसी स्कैर्सिटी जिन रिसोर्सेज की होती है उन्हें ध्यान में रखते हुए उनका हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि हम उसका कंजम्पशन कर सकें। बेस्ड ऑन कंजम्पशन देयर इज अ प्रोडक्शन, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। हमने जैसा कहा था कि इकोनॉमी में हम बात करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो हमने इकोनॉमी का एक बेसिक सा डेफिनेशन देखा कि क्या हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसमें थिंग्स क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में आती हैं। जब मैं अर्थव्यवस्था कहता हूं तो अर्थव्यवस्था का मतलब एक तो सिर्फ आपने देख लिया कि कंजम्पशन हो रहा है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद उसका कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन जब एक ब्रॉडर सेंस में अर्थव्यवस्था को देखता हूं तो किसी देश में और एक भौगोलिक भूभाग में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में ये सारी चीजें हो रही होती, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी होता आ रहा है, पहले से होता आ रहा है। सो इन दिस केस यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर किसी एक छोटे से क्षेत्र में ये बातें हो रही है तो वो दूसरी जगह में भी हो रही होगी। इकोनॉमी का हमने डेफिनेशन देखा था बहुत छोटा सा कि ये इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक्टिविटी होता है। यहाँ पे स्कैर्स रिसोर्सेज भी हैं, ये भी कहा गया, संसाधन है। तो जब अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पे मैं देखता हूं तो वो पूरी एक देश की अर्थव्यवस्था होती है। अगर मैं किसी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करूं या डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करूं या कंट्री कहूं, देश कहूं या अर्थव्यवस्था कहूं, तो दोनों ही आज की डेट में एक जैसी बातें होती हैं। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, वो पूरी तरह से आपको दिमाग में पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की जब हम बात करें तो उसमें ये सारी चीज उस देश के हिसाब से होनी चाहिए। उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज है आइटम्स फॉर कंजम्पशन।
उपभोग के लिए हमारे पास कुछ वस्तु होनी चाहिए। यानी अगर मैं क्या चाहूंगा, बेसिक नीड्स के लिए मुझे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है। यानी रोटी अगर चाहिए तो हमें सबसे पहले एक बड़ा सा खेत होना चाहिए, उस खेत में हम अनाज उगाएंगे। ये अनाज बाद में कन्वर्ट होगा किसमें, आटे में। अनाज मान के चलिए ये आपके पास गेहूं है, ये आपका फार्म हो गया। ये फार्म हो गया, यहां से आपने निकाला गेहूं, गेहूं से बना आटा, आटे से बना रोटी। यानी कि मेरी डिमांड क्या है, इस ये जो आइटम है कंजम्पशन के लिए, वो डिमांड है मेरी रोटी की। रोटी की डिमांड होगी, यानी कि उसका मुझे कंजम्पशन करना है। चूंकि मुझे कंजम्पशन करना है, चूंकि मुझे उपभोग करना है, इसीलिए उस चीज का उत्पादन होगा। तो उत्पादन किस चीज का हो रहा है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। कहां हो रहा है, फार्म में हो रहा है। मार्केट प्लेस, अब बोलता है कि ये मार्केट प्लेस चाहिए इसको, इस फार्म से इस सामान को बिकने के लिए एक मार्केट प्लेस चाहिए। अब ये मार्केट प्लेस में अलग अलग वस्तु बिकती होगी। वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, वस्तु नंबर 3 और वस्तु नंबर 4। 4 तरह की अलग अलग वस्तु हमको यहां पे मिलेगी। ये एक मार्केट प्लेस है। ये क्या है, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में 4 तरह की वस्तु है। ये जो वस्तु फाइनल है, ये मैं कहां कंज्यूम कर सकता हूं, अपने घर पे भी कंज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहां से क्या लेके जा रहा हूं, आटा। एक आटा, क्योंकि फार्म से क्या निकल रहा है, गेहूं, गेहूं से बन रहा है आटा। तो 2 तरह की चीजें हो सकती है, एक ये या तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, गेहूं के फॉर्म में भी ये यहां जा सकता है मार्केट प्लेस में, आटे के फॉर्म में भी जा सकता है मार्केट प्लेस पे। जैसे पहला कमोडिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आइटम्स यहाँ पे होने चाहिए, आइटम्स फॉर कंजम्पशन, ये हमको देखने को मिल गया 1 2 3 4। सेकंड आ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ फार्म में, क्योंकि ये चीजें चाहिए थी मुझे, पहले यहां होता है प्रोडक्शन। उसके बाद में मार्केट प्लेस, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई व्यवस्थित रूप से एक कंट्री हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में किसी तरह की इस ऐसी क्रियाएं हो रही होती हैं जिसको हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई गतिविधियां इस एक क्षेत्र में अगर होती है, ये पहला एक छोटा क्षेत्र है। ये छोटे से क्षेत्र को अब मैं विस्तृत कर देता हूं तो एक देश के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो मैं कंट्री को क्या कह सकता हूं, और इकोनॉमी भी कंसीडर कर सकता हूं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी मान सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे बाजार चाहिए, स्थान, क्षेत्र या देश के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि उस जगह पे इस एक सर्टेन चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो गल्फ कंट्रीज होती हैं जहां पे ऑयल प्रोडक्शन होता है, उन जगहों को हम ये मान सकते हैं कि वो एक देश है। उस देश में क्या हो रहा है, कंजम्पशन के लिए, ऑयल कंजम्पशन के लिए उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसकी डिमांड भी, यानी कि मांग भी हमें जरूरी होती है कि अगर आप कच्चा तेल बेच रहे हो दुनिया में, तो उस कच्चे तेल की दुनिया भर में डिमांड भी होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको उसका सप्लाई करना है। जैसे इन दिनों हम देखते हैं कि रशिया, सऊदी अरेबिया, ये दोनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ये दोनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया। भारत रशिया से भी ऑयल खरीदता है और सऊदी अरब से भी खरीदता है। दोनों के ही पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, और बावजूद कि सऊदी अरब तो क्लोजेस्ट कंट्री है
हम इससे भी खरीद सकते हैं ज्यादा मात्रा में, रशिया थोड़ा दूर है तो उससे भी खरीद सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज है बहुत ज्यादा हमारे साथ में। पर इन दिनों हम देख सकते हैं आज की डेट में 2022 में रशिया के साथ हम अधिक मात्रा में, रशिया के साथ में अधिक मात्रा में हम यहाँ पे ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि रशिया हमें अधिक मात्रा में तेल बेच रहा है। सीधी सी बात है, क्यों? रशिया सप्लाई कर रहा है ऑयल, किस वजह से? डिमांड की वजह से। ये डिमांड कौन जनरेट कर रहा है? इंडिया के कस्टमर्स। अगर इंडिया की ये रिक्वायरमेंट ही ना हो, अगर इंडिया डिमांड ही ना करे, तो रशिया उतना ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा इंडियन मार्केट्स में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई भी तभी होगी, डिमांड भी तभी होगी जब हम उसकी जरूरत महसूस करेंगे। यहाँ पे आइटम्स कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? ऑयल। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? रशिया। मार्केट प्लेस कहाँ है? हम यहाँ पे देखते हैं कि रशिया एक मार्केट प्लेस है या एक वर्ल्ड मार्केट प्लेस है। वर्ल्ड एक मार्केट प्लेस के रूप में हम देखते हैं, किस लिए? क्योंकि पूरी वर्ल्ड में ऑयल का कंजम्पशन होता है, ऑयल का कंजम्पशन होता है, हम ये देखते हैं, इसीलिए वर्ल्ड को एक मार्केट प्लेस के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। और उसके बाद में रशिया सप्लाई कर रहा है। नियरेस्ट कंट्री नहीं होने के बावजूद सऊदी अरब से हम, क्योंकि सी के थ्रू ये ट्रेड कर सकते हैं, बावजूद उसके हम घूम के रशिया की तरफ से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये है ट्रेड का एक बेहतरीन तरीका, जिसमें ऑयल हमें रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। यानी कि एक ट्रेड स्ट्रेटेजी है, रशिया यहाँ पे ऑयल को हमें किस वजह से डिस्काउंटेड रेट पे सबसे ज्यादा इशू कर रहा है, कम रेट पे हमें ऑयल खरीदने को दे रहा है, ये ऑफर है। इस वजह से इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। रशिया से ऑयल परचेज करना यानी कि हमारी डिमांड अधिक किसकी तरफ से हो गई है? रशिया। हमने ज्यादा डिमांड की है रशिया को, और उतना ही सप्लाई हमें रशिया कर रहा है। तो हमने आइटम्स इन्वॉल्व में देखा, आइटम्स फॉर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, मार्केट प्लेस कहां हो सकता है, डिमांड, फिर सप्लाई। उसके बाद मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। मैंने जैसे आपको अभी बताया, एग्जांपल लिया हमने ऑयल का, ऑयल का हमने एक एग्जांपल लिया। यहां पे बहुत सारी कंट्रीज हो सकती हैं, एक इंडिया भी है, यूएसए यानी अमेरिका भी है, तीसरा चाइना भी है, पांचवा श्रीलंका भी है, छठवां बांग्लादेश भी है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो हमने कहा इंटरनेशनली। इंटरनेशनली मैंने बात किया कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देश के रूप में भी हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। सेकंड देखते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक व्यक्ति के तौर पे भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आप सदस्य मानिए, प्रतिभागी मानिए। यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन? मार्केट में, एक अर्थव्यवस्था में, और कौन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं फर्म हो सकती है,
बिजनेस हाउसेस हो सकते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल, फर्म और बिजनेस हाउसेस। अगर मैं ये कहूं ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, फर्म और बिजनेस को इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति, ग्रुप ऑफ पीपल, फर्म, बिजनेस के रूप में, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, एक कंट्री भी हो सकती है। तो हमने एक मोटा अंदाजा देखा कि कौन कौन यहाँ पे हो सकता है प्रतिभागी एक अर्थव्यवस्था के अंदर में। हम आम जन के रूप में कोई सा भी उम्र हो सकता है, छोटा हो, युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी पार्टिसिपेंट्स हो सकता है, क्योंकि हमने पहली ही चीज में कहा था आइटम्स फॉर कंजम्पशन, यानी हमें कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, उत्पाद को उपभोग के लिए हमें चाहिए, हमें उत्पादन हो रहा है उत्पाद का, वस्तु का, आइटम का, उसे हम कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे। तो यहाँ पे वृद्ध भी करेगा, युवा भी करेगा, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके लिए भी आप डे टू डे लाइफ में देखिए वो कौन सी आइटम्स हो सकती हैं जो वो पार्टिसिपेंट्स के रूप में कंज्यूम कर रहा है। फिर आता है मनी, यानी कोई भी चीज आप उपभोग कर रहे हैं तो उस उपभोग के लिए आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी, सीधी सी बात, पैसा आपको देना पड़ेगा उसके पीछे। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर या रेगुलेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रभावक, विनियामक कारक हो सकते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? मार्केट फोर्सेस, इनविजिबल हैंड यानी कि अदृश्य शक्तियां के रूप में हम बात करें। उसके बाद में गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के बारे में सीधी सीधी बात अगर हम करें तो वो क्या कहता है? सरकार का काम है कानून बनाना, अर्थव्यवस्था इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किस तरह के कानून के माध्यम से उनकी मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस चीज पे कीनली वॉच करती है, उसे देखती है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मनी एंड बैंकिंग का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ज्यादा तौर पे उसमें यही चीज है कि गवर्नमेंट किस तरह से हस्तक्षेप करती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, मौद्रिक नीति क्या होती है वो यहाँ पे हमको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और जैसे कंपटीशन को फेयरली कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। तो यहां पे मार्केट फोर्सेस, जिसे हम अदृश्य शक्तियों के रूप में जान रहे हैं, तो उसमें आप ये भी समझ के चलिए, एक तरह से डिमांड प्राथमिक रूप से हमको देखने को मिलेगी कि मार्केट फोर्सेस हैं, और कुछ विदेशी निवेशक को हम क्या बोल सकते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। डिमांड होगी, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वस्तु यानी कोई भी सामान, कोई आइटम, इसकी सप्लाई क्या होती है मार्केट फोर्सेस में। गवर्नमेंट के रूल्स भी इसमें काउंट किए जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ गवर्नमेंट के एक्शंस हो सकते हैं, जैसे हमारे डेमोक्रेसी को अगर हम बोलें, इनविजिबल हैंड्स के रूप में, जब मैं बोलता हूं अदृश्य हाथ के रूप में बात करूं, तब
अदृश्य शक्तियों के रूप में जब बात करूं, अदृश्य हाथ किस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसके ऊपर मैं बात करते समय ये भी कहूंगा मैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि किस प्रकार की सरकार है वहां हमारे देश में, भारत में लोकतंत्र है, कहीं हो सकती है कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, तानाशाही सरकारें हो सकती हैं, यह भी देखा जा सकता है। म्यांमार आप देख लीजिए, मिलिट्री रूल है, पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान, कभी भी वहां सत्ता पलट जाती है, वहां की सेना ही वहां की सरकार को कंट्रोल करती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को उनके निर्णय लेने में, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसको फ्रेम करने में प्रभावित करती हैं। ये सारी चीजें अदृश्य हाथ के रूप में, अदृश्य शक्तियों के रूप में मानी जाती है, बाजार की शक्तियां। क्या हो सकता है कभी कभी अचानक अफवाह, कोई अफवाह फैला दी गई थी। कोरोना पैंडेमिक के समय में हमने देखा था, जब कोरोना पैंडेमिक कह रहा हूं ये क्योंकि रिसेंट डेज का था, इस वजह से कोरोना पैंडेमिक्स में भी बहुत सारी चीजें हुई थी कि अफवाहें उड़ाई जाती थी कि ऐसा हो गया है, वो नहीं मिल रहा है, इस चीज की स्कैर्सिटी हो गई है, तो लोग तुरंत हड़बड़ी में आके वो सारी चीजें बाजार से जाके खरीदना शुरू कर देते थे और भीड़ लग जाती थी। और वैसा ही हमने देखा था नोटबंदी के समय में कि नमक की कमी हो गई है, नमक की कमी हो गई है, तो अगले दिन से नहीं मिलेगा, तो जहां से भी हो सके नमक ले लो, और इसके रेट आसमान छू रहे हैं। 20 रुपए का जो नमक का पैकेट आप खरीदते हो वो 100 रुपए 150 रुपए में मिल रहा है। ऐसी सारी अफवाहें, और सरकार बीच में हस्तक्षेप करती है ये कहते हुए कि ऐसी सारी बातों पर ध्यान ना दिया जाए, वो अफवाहें हैं, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश होती है। और क्या हो सकती है, नकली नोट, ये सारी चीजें बाजारी शक्तियों के रूप में काम आती है। और भी दूसरी सारी चीजें होती हैं। ये धीरे धीरे जब आप अर्थव्यवस्था को और पढ़ना और डिटेल में देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व करना, किताबें चीजें एक ज्ञान हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप कितने बार उसे रटेंगे। बेहतर यह है कि आप रटने की जगह एक बार अगर आप मूल रूप से अर्थव्यवस्था की जो चीजें होती हैं उनका ज्ञान अर्जित कर लें, तो आप आगे अर्थव्यवस्था से जो भी घटनाएं आपकी इर्द गिर्द हो रही है, देश में घट रही है, उन अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजों को आप ऑब्जर्व करने शुरू कर देंगे। जहां आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा चीजों को समझने में मजा आ रहा है, लाइव वो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। अब जैसा कि हमने पहले सेक्शन में कवर किया कि मीनिंग क्या है अर्थव्यवस्था की, और सेकंड सेक्शन में हमने देखा कि कौन कौन सी सारी चीजें अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं। हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि कौन से 4 मुख्य प्रकार हैं इकोनॉमिक्स के, कौन से इकोनॉमी के बेसिकली 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। पहला है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि अर्थव्यवस्था आज की पढ़ने की चीज नहीं है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम इसे सिर्फ आज ही पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को पहले भी अध्ययन में लाया जाता था। और ये गर्व की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पुरानी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है। और इस अर्थव्यवस्था में हमने ट्रेडिशनल, जैसा कि मैंने पहला ही पॉइंट हाईलाइट किया यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने ट्रेडिशनल इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया है। ये 4 तरह की अर्थव्यवस्था में से एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी भारत में हम कहां देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से देखते हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में ही एक बार आप
पूरी तरह से काउंट कर लीजिए। तो ये अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से भारत में विस्तृत श्रृंखला में आपको देखने को मिलेगी। तो ये पहले जो 4 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था, फिर आती है सोशलिस्ट यानी कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी जिसे कहा जाता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी कमांड आर्थिक व्यवस्था, फिर पूंजीवादी, सेकंड थर्ड पूंजीवादी या बाजार आर्थिक व्यवस्था, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये बाजार आर्थिक व्यवस्था कहने का मतलब होता है या इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब होता है कि बाजार बेस्ड यानी मार्केट बेस्ड, मार्केट फोर्स वहां पे काम करती है, डिमांड, सप्लाई, गवर्नमेंट रूल्स, कुछ अफवाहें और ऐसी सारी चीजें यहाँ पे, क्योंकि आप जब शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो एक छोटी सी घटना, किसी उस कंपनी से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी घटना जैसे पुलिस केस होना या फिर और कोई ऐसी अफवाहें जिससे कंपनी की इमेज खराब होती है, तो शेयर मार्केट में उस कंपनी से जुड़े हुए उसके शेयर्स धीरे धीरे गिरने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो कार्य क्षेत्र में, कार्य विशेष के क्षेत्र में वो विशेष उपलब्धि हासिल करता है, जैसे रघुराम राजन साहब की हम बात करते हैं जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो व्यक्ति किसी कंपनी में यदि इंडक्ट होते हैं उसके मुख्य सीईओ के रूप में, तो बाजार में उस व्यक्ति के बारे में जिस तरह की चर्चा है उससे उस कंपनी को फायदा होगा और उसके शेयर मार्केट में दाम भी बढ़ेंगे, शेयर के दाम बढ़ेंगे, उछाल आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, तो आप इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि मार्केट का वहां पे मेन रोल होता है कि किस तरह की बातें, किस तरह की हरकतें होती हैं, किस तरह की वहां डिमांड सप्लाई की बातें हो रही हैं, किस तरह की वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में चर्चा हो रही है, किसी वॉर या अदर थिंग्स के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी अर्थव्यवस्था को। उसके बाद में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके। हमने सबसे पहली बात जो की थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यहां पहला पॉइंट ये कहता है कि मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम लाइक ट्राइबल सोसाइटी, जैसे मैंने पहले कहा कि पारंपरिक आर्थिक प्रणाली जनजातीय समाज की तरह सबसे पुरानी, सबसे बुनियादी रूप की आर्थिक व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था या फिर इस तरह की जो ट्राइबल है, जो जनजातीय है, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज से जुड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था, ये समझने का सबसे बेहतर तरीका है, इसीलिए हमने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको इंक्लूड किया हुआ है। 4 फॉर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें उसके जो टाइप्स हैं, पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक, ट्राइबल सोसाइटी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट बोलता है कि वो क्या होते हैं, इसके फीचर्स पहले बताने की कोशिश है। हंटर्स एंड गैदरर्स कम्युनिटी होगी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, बहुत अच्छी बात है, सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर ग्रामीण है, यदि किसी तरह की जनजातीय अर्थव्यवस्था है, तो वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह का व्यापार करते हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, जैसे उनका दैनिक दिनचर्या में वो शामिल होता है, वो पहली वाली जो टाइप होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम होती है, वो हमारे सामने है। इसमें कुछ फोटोज मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मिजोरम की कुछ फोटोज है, ये वहां का मार्केट है बेसिकली।
तो ये हंटर्स एंड गैदरर्स यानी कि वो शिकारी हो सकते हैं और चीजें जो जंगल से मिल जाती हैं मूल रूप से प्राकृतिक तौर पे उनको वो कलेक्ट करते हैं और उसे लाकर बेचते हैं। क्या क्या चीजें हो सकती है? शहद हो सकती है, लकड़ी हो सकता है, फल हो सकते हैं, वहां के कोई जंगली उत्पाद हो सकते हैं, बांस की करील जो कहा जाता है जिसकी सब्जी खाई जाती है वो हमको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी चीजों को गैदर किया जाता है और पेड़ का जो रस होता है जिसे शराब के रूप में भी पिया जाता है, इन्हें भी गैदर किया जाएगा, इन्हें भी कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम फॉरेस्ट एंड देन इन्हें सेल किया जाता है मार्केट में। तो मिजोरम का ये जो मार्केट है इसकी एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे जो ट्रेड होता है उसमें बेसिकली एक शॉप होगी, एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसे आप शॉप कहते हैं दुकान में, और ये सारी चीजें जो आपके दैनिक उपभोग के लिए जरूरी है जैसे सब्जियां हो गई, जैसे आपका शराब हो गया और भी कुछ फल वगैरह आदि चीजें हो गई, इन सारी चीजों को वहां पे रख करके उनके दाम लिख करके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये 20 रुपया लिखा हुआ है, तो इसका ये कहना है कि हर एक चीज यहाँ पे 20 रुपए की हो सकती है। अगर आप ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, इनमें से कोई इस तरफ का सेक्शन चूज करते हैं, कोई भी अगर आप सामान खरीद रहे हैं, वो सामान, वो वस्तु, वो सब्जी या वो फल आदि 20 रुपए का होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, 20 रुपए रखने हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के सामान के, और उसके बाद में वो सामान लेकर आपको जाना है। वहां पे कोई शॉपकीपर नहीं होता है, यानी कि एक दुकान में दुकानदार नहीं होता है, सिर्फ रेट होता है, सामान होता है, आप आएंगे सामान खरीदेंगे और चले जाएंगे। मिजोरम के इस तरह के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में उसकी जो मार्केट है, उसकी जो शॉप चलाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से, ये आपको शहरी तौर पे नहीं देखने को मिलेगा। ये ग्रामीण है, ये आदिवासी क्षेत्र है मिजोरम। तो ये आपको पहली चीज कि ऐसा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इट रिलाइज ऑन बेसिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ये जनजाति समूहों से जुड़ा हुआ है, तो उनकी जो कस्टम्स होंगी, उनकी जो रीति रिवाज होंगे, जो प्रथाएं होंगी, जैसे शराब ट्रेडिशनली आपको ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी जनजातियों के बीच में अधिकायत में देखने को मिलती है, तो शराब भी उस जगह पे मिलेगी, बिकेगी, प्राकृतिक तौर पे वाली मिलेगी, और ऐसी सारी चीजें कुछ कुछ जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आदिवासी जनजातियों से भरी हुई ऐसी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में, जहां किसी एक विशेष दिन पे बाजार निकाला जाता है, बाजार लगाया जाता है या फिर नहीं लगाया जाता है, ये दोनों में से कोई एक बातें हो सकती है, और इनके तौर तरीके, मेले और उत्सव आदि से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं, जहां पे लेन देन होता है चीजों का, डिमांड और सप्लाई होती है उन चीजों की। तो ऐसे खास चीजों की यहाँ पे परंपरा और रीति रिवाजों को देखने को मिलेगा वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे एक विशेष तरह की रीति रिवाज और उनका चलन, उनका किस तरह से उस मार्केट को कंट्रोल करने का तरीका होगा, ये हम इन जगहों पे देखते हैं। फिर और इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं बस्तर इसके लिए मुख्य रूप से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बस्तर में आप देख सकते हैं जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा कोंटा, इन क्षेत्रों में आज भी आपको ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। इस तरह के मार्केट आपको उस जगह पे देखने को मिलेंगे जो पारंपरिक रूप से उनकी रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा कम होता है।
बार्टर सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा विशेष रूप से। अब बार्टर सिस्टम क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने है यही डायरेक्टली डिनोट करता है बार्टर सिस्टम को। आप जरा ध्यान दीजिए, ये एक व्यक्ति है, इनके बीच में एक मछली और एक के हाथ में फल है, कुछ केले रखे हुए हैं। इनके बीच में एब्सेंस ऑफ रुपी है, यानी कि ये कैश में कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होगा। क्या होगा? इनके बीच में एक को चाहिए मछली, इस एक व्यक्ति को चाहिए मछली और इस दूसरे व्यक्ति को चाहिए केला। तो ये तय करेंगे कि कितनी मछली या कितनी बड़ी मछली इस व्यक्ति को चाहिए। तो वो डिमांड करेगा कि इसे एक मछली चाहिए, सिर्फ एक मछली, बदले में 4 केले। इस एक मछली का 4 केलों के बदले में आदान प्रदान होता है। ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये पहले होता था, लेकिन इसकी एक खामी भी है। अगर इसमें फायदा है कि आपको कैश क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर कैश इसमें एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या है? कमोडिटी यानी वस्तु, दो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या इसके फायदे हैं? जी हाँ। आपके पास आज के दिन में देखते हैं कैश नहीं है, चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या यूज कर सकते हो? यूपीआई। और क्या यूज कर सकते हो? बैंक चेक। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग। और ये अगर चारों चीजें ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? उधार। अगर अगला आदमी उधार में रेडी नहीं है तो क्या कर सकते हो? बार्टर सिस्टम। एक हाथ दे एक हाथ ले, सामान के बदले सामान। ये हो गया बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का एक तरफ अगर ये प्लस पॉइंट है तो दूसरी तरफ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है? हमने इसके पॉजिटिव देख लिए। तो इसका नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है अमाउंट ऑफ कमोडिटी नॉट फिक्स्ड। यानी कि ये 4 केला बादाम एक मछली कैसे तय होगा? इस एक मछली की आज की डेट में मार्केट में अगर वैल्यू आप अगर कंज्यूम करते हैं तो फिश मार्केट अगर आप जाते होंगे तो आप शायद जान सकते हैं कि कितने किलो की या कितनी बड़ी मछली कितने रुपए में आती है। 4 केले हैं, 4 केले कितने रुपए के आएंगे? अगर मान के चलो 12 केले आते हैं 60 रुपए के, तो 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 20 20 और 20, 4 4 4, 4 तिया 12 और 60, यानी कि 4 किलो का दाम 20 रुपए है। आप ये एक समय पे जानते हैं। तो अगर 4 किलो का दाम इस मछली के बराबर है, ये 20 रुपए के हो गए, तो क्या इस मछली का दाम भी 20 रुपया है? आप यहाँ पे ये तय नहीं कर सकते कि अमाउंट ऑफ कमोडिटी क्या होगी उस एक चीज के बदले में जिसको आप एक्सचेंज करेंगे। बार्टर सिस्टम में बेसिकली एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आप ये तय नहीं कर सकते कि वो एक वस्तु दूसरे के साथ में कितने रुपए के हिसाब से या किस कीमत के हिसाब से बदलेगी। दूसरा, मूल रूप से यही चीज है। आप अगर इस एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो सारी चीजों को आप समझ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कभी कभी ये होता है कि आपको जो वस्तु चाहिए वो अगले व्यक्ति को नहीं है, तो आपको उस एक व्यक्ति को खोजना होगा जिसको सेम चीज चाहिए जो आपके पास में है और आपको वो जो चाहिए उसके पास में हो। जैसे इसे मछली चाहिए और इसे केला चाहिए, तो दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। अब मान लीजिए यहां पे 2 व्यक्ति हैं, इसके पास चाय है
और ये एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके पास बिस्किट हो। इस व्यक्ति को क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। इसके पास क्या है? चाय। ये एक व्यक्ति मिलता है जिसके पास ब्रेड है, यानी कि इसके पास ब्रेड है या टोस्ट है। तो ये व्यक्ति तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सिमिलर है, चाय के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये मजबूर है व्यक्ति जिसके पास चाय है, या तो वो एक और व्यक्ति खोजे जिसके पास इसकी रिक्वायरमेंट की सेम चीज मौजूद हो, जिसके पास बिस्किट हो। और दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है कि जो इसे फिलहाल में मिल रहा है, जो उसको या तो पहली चीज ब्रेड या तो टोस्ट दे रहा हो और ये उसको एक्सेप्ट करे। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये होता है, या फिर उसकी नेगेटिव साइड ये होती है कि दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनका अमाउंट ऑफ कंजम्पशन या डिमांड मेल खाना चाहिए, ताकि सप्लाई दोनों साइड से हो सके, एक्सचेंज हो सके। इसे केला चाहिए था, केला मिल गया। इसे मछली चाहिए थी, मछली मिल गई। इसे चाय, इसके पास चाय है लेकिन इसे चाहिए क्या? बिस्किट। ये व्यक्ति खोज पाना इस व्यक्ति के लिए मुश्किल है, लेकिन इसे जो मिल रहा है वो ये दो सारी चीजें लेकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है एक कि वहां पे आप ये तो फिक्स नहीं होता है कि कितनी चीजें के बदले क्या दिया जाए। आपको अगर मैं कहूं एक चाय के कप के बदले में एक पूरी की पूरी बकरी, एक पूरी की पूरी बकरी अगर एक चाय के लिए निपटा दी जाए तो ये प्रॉपर एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में ये जो पारंपरिक तरीके होते हैं अर्थव्यवस्था के, उसमें एक चाय के बदले एक बकरी शहीद नहीं की जा सकती। तो ये एक क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है कि आपको वो चीज नहीं मिल रही है, आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते पहली चीज का कि किस चीज के बदले कितनी चीजें दी जानी चाहिए, क्या वो बराबर है तुलनात्मक रूप से। और दूसरा, वो व्यक्ति आपको मिले नहीं मिले, कब मिले, कहां मिले, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। हम अब देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि सोशलिस्ट या फिर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में जाती है। कमांड कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज हम यहां पे देखेंगे, कमांड क्या होता है। ये क्या है? चाइना का मैप है। चाइना में कौन सी गवर्नमेंट है? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको चाइना में देखने को मिलेगी, यानी कि मेन कंट्रोलर है, मुख्य रूप से कंट्रोल करेगा सारी चीजों को, सारे फैसले लेने का जो यहाँ पे एकमात्र एक छत्र अधिकार होता है यहाँ की सरकार को होता है। सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि आप कम्युनिस्ट कह सकते हैं इसे। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है चाइना में, यानी कि वो ही कमांड करेगी क्या प्रोड्यूस होना है, कितना सप्लाई होना है। समटाइम्स ये देखा गया है कि इस तरह की जो सरकारें होती है, जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी गवर्नमेंट मूल रूप से जो ये सिद्धांत है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये सिद्धांत है कि वो पीपल सेंट्रिक होती है, यानी कि उस देश के हर तबके को एड्रेस करने वाली और विशेष रूप से निचली जो लोअर सेगमेंट में रहने वाली जो जनता है उसको कवर करती है, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, ना कि कैपिटलिस्ट क्लास को जिनके पास धन अधिक है, या मध्यम वर्ग को जिनके पास ऑलमोस्ट दोनों के ही चांसेस हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ जाए तो वो अपने कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए लग्जरी को भी ध्यान में रख सकते हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ध्यान देने वाला सेक्शन है, वो है गरीब तबका। गरीब तबके के लिए पॉलिसी बनाना, गरीब तबके के लिए चीजों को मुहैया कराना। भारत में भी आप अगर देखें तो किसी ना किसी तरह से एक मिक्स गवर्नमेंट है, मिक्स फॉर्म ऑफ, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर में सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी एक हमको हल्की सी झलक देखने को मिलती है। और ये क्या होता है इसमें कि लोकतंत्र में सरकार चुनी भी आपके द्वारा गई होती है और वो आप ही की सरकार होती है और आप ही के द्वारा चलाई जा रही होती सरकार है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि सरकार में चुन करके आते हैं। तो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कह रहा हूं कि लोअर सेक्शन जो होता है, जो गरीब
वर्ग होता है, गरीब तबका होता है, उसके लिए सरकार अधिक मात्रा में ध्यान देती है, ताकि यहाँ पे चीजों का कंट्रोल, यानी कि जो भी उत्पादन करने की चीजें हैं, स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उस पे एक छत्र राज, किसी एक कैपिटलिस्ट क्लास का, किसी एक वर्ग का, उच्च वर्ग का, अमीर वर्ग का ना हो जाए। इस वजह से वो पीपल सेंट्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और डेमोक्रेसी के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में भी सरकारें कोशिश करती है कि अधिक से अधिक गरीबी हटाओ। भारत का एक नारा था पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ, तो गरीबों को ना हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ के इस नारे के अंदर में हमने देखा कि सरकार क्या है, पीपल सेंट्रिक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल सेंट्रिक? लोअर क्लास ऑफ पीपल, दे generally belongs to the poverty and they are living below poverty line. So to eradicate poverty and to elevate people from the poverty, यहाँ पे कोशिश होती है गवर्नमेंट की कि चीजों को, संसाधनों को समान रूप से बांटा जाए या उसका नियंत्रण किया जाए, और उसमें चीजों का जो डिमांड है, उन वस्तुओं का उत्पादन हो, लेकिन उनकी प्राइसेस यानी कि उनके मूल्य निर्धारण में कंपनियां मनमानी ना करें, जिससे वो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर चली जाए। अगर आज की डेट में पानी बिकता है, पानी 20 रुपए की बोतल बिकती है, तो हमें ये भी देखने को मिलता है 20 रुपए का तेल, 20 रुपए का नमक भी बिकता है, लेकिन तेल के दाम कहीं ना कहीं आसमान छू जाते हैं। तेल के दाम अभी बीच में जो संसाधनों की और चीजों की जो कमी हुई थी, उस वजह से हमने देखा था कि 200 रुपए तक के तेल बिक रहे थे बाजार में, लेकिन जो तेल कल तक 100 रुपए बिक रहा था, 110 रुपए बिक रहा था, अचानक 200 रुपए अगर चला जाता है, तो गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से परेशानी की बात है। वहीं दूसरी तरफ पे गरीब वर्ग जो कमाता बहुत कम है, एक दिन कमाएंगे उसी दिन खाएंगे, अगले दिन कमाएंगे उसी दिन खाएंगे, क्योंकि उनके हाथों में आय कम होती है। एक दिन में 150 रुपए की कूली या मजदूरी की एक व्यक्ति में, जो परिवार का मुखिया है, परिवार का मुखिया यदि एक दिन में 250 रुपए की कूली भूति करता है, किसी तरह की मजदूरी करता है, तो वो उस दिन उस परिवार के पेट भरने के लिए अनाज ला सकता है। लेकिन अगर तेल जैसी चीजें, जो महत्वपूर्ण मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, वो बाहर चली जाए, नमक के दाम अगर 20 रुपए से बढ़ के 100 रुपए या 150 रुपए चले जाएं, तब ऐसी समय में सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जो समाजवादी सरकारें होती हैं, वो एक कोशिश करती हैं कि कमांड करें या नियंत्रण करें। कमांड को हम नियंत्रण कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हिंदी को हमने इंग्लिश बना लिया है, तो हिंदी की चीजों को, अंग्रेजी की चीजों को हिंदी में लिखना और हिंदी की चीजों को अंग्रेजी में लिखना एक छोटा मोटा ट्रांसलेशन एरर हो सकता है। तो कमांड को आप नियंत्रण भी समझ सकते हैं, या कमांड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम समझ के समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। तो हमारा एक मोटा मोटा फॉर्म में, बिना स्लाइड्स को और उसके पॉइंट्स को हाईलाइट किए ही, हमने एक मोटे तौर पे अंदाजा लगा लिया कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। देख लेते हैं, फिर भी पॉइंट्स लिखने के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा में। पहली चीज कहता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्स और डायरेक्टली इंटरफेयर, ठीक है, मैंने पहले कहा उसे, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, वेज एंड सेल, यानी कि प्रोडक्शन, किस चीज का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। कोई एक फर्म, कोई एक बिजनेस हाउस किसी एक वस्तु विशेष को, जैसे नमक, इसका प्रोडक्शन कम करके बैठ ना जाए, या फिर प्याज, इसकी जमाखोरी ना कर ले, काला बाजारी ना कर ले, हमने ये देखा। प्राइसिंग, प्याज के दाम कभी कभी क्या होते हैं, 100 रुपए, 110 रुपए और इससे ऊपर चले जाते हैं, तो इनकी जमाखोरी, इनके उत्पादन में कमी होने की वजह से ऐसा होता है, ये ना हो। गवर्नमेंट ये क्या करती है, इंश्योर करती है। वेजेस कम ना हो, सेल कम ना हो, ये भी ध्यान देती है। सेल हायर प्राइसेस में ना हो, या फिर सेल बहुत कम ना हो। कब कम होंगे, जब डिमांड से अधिक हो जाएगी सप्लाई। सप्लाई आप 100 की कर रहे हैं और डिमांड सिर्फ 10 की है, तो 90 जो है स्टॉक में बैठ जाता है। हमने क्या, सेल को भी इसलिए कंट्रोल किया हुआ है, सेल उतना ही कीजिए जितने की डिमांड है, और सेल उतने ही तब होगा जब उसके अप्रॉक्स में एक मेजरेबल या एक्यूरेट सप्लाई होगी, उतना तुलनात्मक रूप से। तो वेज यानी जो निचला वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी हो सकता है, ये कामगार वर्ग होगा,
कामगार वर्ग को क्या मिलनी चाहिए? मजदूरी। तो सरकार ये नियंत्रण करेगी। दो तरह की बातें यहाँ पे हो सकती है। वर्तमान की जो चीनी सरकार है, आईफोन जैसे कंपनियों को चीन में फैक्ट्री लगाने के लिए सुविधा क्यों महसूस हुई, क्यों सहूलियत वो देखते थे कि चीन में काम करना, बिजनेस करना एक तरह से उनके लिए फायदेमंद है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहती है कि वहां की जो गरीब वर्ग की जनता है उससे क्या मिले? पूरी एक अच्छी आर्थिक सहायता, यानी कि वो जो कमाएंगे उसके बदले में उन्हें संतुष्टिजनक वेज मिले, मजदूरी मिले। लेकिन अगर क्या हो, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने देश के विकास के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए वहां की जो गरीब जनता है, वहां की जो मजदूर जनता है, इसी तरह से कोई भी एक कामगार वर्ग हो सकता है, उसमें आप किसी भी क्षेत्र को ले सकते हैं। मूल रूप से ये असंगठित क्षेत्र के रूप में हम इसे देखते हैं अर्थव्यवस्था में। अगर ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा, ये गरीब जनता जो हर दिन कमाने के हिसाब से खर्च करती है, क्या इस जनता को उनकी आय, उनकी मजदूरी, उनका वेज कम मिले? सरकार कुछ इस तरह से भी करती पाई गई है। ऐसी बहुत सारी खबरें हमने अंतरराष्ट्रीय अखबारों में और संचार माध्यम के जो भी उपकरण हैं, जो संचार के फैलाने वाले जो न्यूज आउटलेट्स हैं, इन आउटलेट्स में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिकली एंड द प्रिंट मीडिया एज वेल, हमने देखा कि सरकार पे ये आरोप लगते रहे हैं। चीन की जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट के रूप में भी हम देखते हैं, उसने अपने देश की जनता, जो गरीब जनता है, जो वेज अर्नर है, उनके वेज को और कम किया था, ताकि विदेशी कंपनियां चीन में अपने पैर जमा सकें। प्रोडक्शन अधिक होगा, अधिक सेल होगी, अधिक मुनाफा होगा, अधिक मुनाफा अधिक टैक्स की तरफ, और अधिक टैक्स अधिक सरकारी खजाने की तरफ दिशा लेता है। यानी ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी जेबें भर रही हैं और जनता नीचे पिट रही है। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो कंट्रोल करने वाला कौन है? यहाँ पे समाजवादी सरकार है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है चाइना में। वो ये तय करता है, वो कंट्रोल करता है कि प्रोडक्शन क्या होगा, किस चीज का होगा, कितनी मात्रा में होगा, प्राइसिंग कैसी होगी, वेज यानी कि मजदूरों को क्या मिलनी चाहिए, और सेल कितना होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटिंग एंड प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन। ये थोड़ा मिटा दिया जाए ताकि और ज्यादा साफ हम देख सकें। चलिए, बेहतर है। फिर हम देखते हैं कि लिमिटिंग एंड प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। कितना प्राइवेटाइजेशन हम यहां कितना कर सकते हैं? किसी देश में यदि सरकार कंट्रोल कर रही है बिजनेसेस को, उनके प्रोडक्शन को, उनकी प्राइसेस को, वेज को, सेल को, तो आखिर कितने प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने का मौका दिया जाए? किन किन क्षेत्रों में? माइनिंग के लिए, खनन के लिए क्या प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है? क्या प्रोडक्शन करने के लिए, क्या खेती में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में? जैसे एजुकेशन का सेक्टर भारत में आप देखेंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी है। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो देयर। सो here in this country, in this type of economic system, government basically tries to limit the private sector. कितना क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्रों में होना चाहिए, प्राइवेट हाथों में होना चाहिए, निजी हाथों में होना चाहिए, और कितना प्राइवेटाइजेशन फैलना चाहिए, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करेगी, ये दोनों ही चीजें तय करना इनके हाथ में होता है। और उसके बाद आता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अंदर में हम देखते हैं, और वो चाइना उसका एक क्लासिक एग्जांपल है हमारे सामने। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कहने का पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसके स्टार्टिंग में वीडियो के, कि मार्केट ये डिसाइड करती है कि किस तरह से आपकी जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो सुचारू रूप से यहाँ पे संचालित होंगी, और वो तय करने वाला मार्केट है। क्योंकि मार्केट में हमको दो चीजें मूल रूप से देखने को मिलती है, डिमांड एंड सप्लाई। एक डेडिकेटेड वीडियो होगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में, ताकि बेहतर तरीके से वो सभी एस्पिरेंट्स जो डिमांड और सप्लाई को लेके अर्थव्यवस्था के अंदर में कंफ्यूज होते हैं और किस तरह से अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रूप देता है, जन्म देता है, उसको समझने में आसानी हो कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट यानी कि बहुत सारी चीजों की डिमांड क्या होती है, और किस तरह से अर्थव्यवस्था में ये महंगाई को लेकर आते हैं और बाहर लेकर के जाते हैं। तो हम उसे एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिमांड और सप्लाई को। तो मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई एंड अदर फॉर्म ऑफ, जैसे इनविजिबल हैंड, किसी तरह की अफवाहें हो सकती हैं, सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है, गवर्नमेंट की रूल्स हो सकती हैं, उसकी पॉलिसीज हो सकती हैं, किसी प्रकार की स्कीम्स हो सकती हैं, ये भी यहाँ पे तय करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में। क्योंकि मार्केट, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है, वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन ज्यादातर जो चीजें होंगी वो कहां होंगी, प्राइवेट हैंड्स में होंगी। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, कैसे हम जाने कि कोई एक अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी है या फिर कैपिटलिस्ट है। पहली चीज है, प्राइवेट फर्म्स, enterprises owns the means of production यानी उत्पादन के साधन की हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है, कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है, जो प्राइवेट होते हैं, जो निजी, जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं, या फिर इंटरप्राइज यानी कि उद्यम। कोई एक व्यक्ति है, आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी इन दिनों में कि मुझे अपना उद्यम लगाना है, मुझे अपना स्टार्टअप, कोई इसका मालिक होगा, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, या तो वो एक हो सकता है या तो अनेक हो सकते हैं। तो स्टार्टअप है तो वो चीजों का उत्पादन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगा, लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। तो अगर कोई नेचुरल फॉर्म में उसे ऐसी सारी चीजें मिल रही हैं, उत्पादन के लिए रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो एक व्यक्ति के हाथों में सीमित नहीं हो जानी चाहिए। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। वो हम देखेंगे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होते हैं, उसके अंदर में प्राइवेट फर्म्स और इनके हाथ में बेसिकली ये माना जाता है, ऐसा होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अमेरिका इनमें से एक एग्जांपल है जिसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। पूरी दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश्ड जो काम कर रही हैं इस पे, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं, यूनिलीवर है सर, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में आके काम करता है और यहाँ की कंपनी से वो एक वेंचर है। तो यूनिलीवर अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वॉलमार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप ट्विटर मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में देखते हैं, गूगल को देखते हैं, गूगल का प्रोडक्ट देखते हैं, फिर एंड्रॉइड एंड यूट्यूब एंड अदर सेक्शंस लाइक फेसबुक आप देखते हैं, और फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप देखते हैं। ये सारी कौन सी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी कि एक देश में सीमित नहीं है, पूरी दुनिया भर में ये फैली हुई है। तो इनके पास जब पूरी दुनिया भर में फैली हुई है और मोटा मुनाफा कमाती है, तो कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके पास चीजों को उत्पादन में लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चीजें इनके हाथ में है, रिसोर्सेज, संसाधन इनके हाथ में। फिर एब्सेंस और लेस गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा लेस, ये एक हाइपोथेटिक, यानी कि एक तरह से आप मान करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एब्सेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन लेस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इस तरह की इकोनॉमिक डिसीजंस में। यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, कंपनियां लेंगी, प्राइवेट फर्म्स लेंगे इकोनॉमिक डिसीजन कि कितना उत्पादन करना है, कितनी उसकी प्राइसेस होनी चाहिए, कितना मुनाफा उन्हें होगा। जैसे खास तौर पे आप दवा मार्केट में इस तरह की चीजों को देखेंगे। एक दवाई जो आपको जेनेरिक रूप में 90% तक कम मिल जाती है, 10 रुपए की मिलने वाली दवाई आपको लगभग 10 गुना
10 गुना मिल रही है। अगर आप 10 रुपए की कोई चीज कर रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से आप 10 गुना उसका 100 रुपए में वही दवाई जेनेरिक जो 10 में मिल रही है, वो प्राइवेट कंपनी अपना मुनाफा कमाने के लिए कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में, मार्केट के अंदर में वो 100 रुपए का बेचती है। कभी वो 500 या 1500 तक की कीमतों में हम खरीदते हैं। ये विवश होना पड़ता है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में। फिर बात करते हैं इधर कॉम्पिटिशन, अ फेयर प्राइसिंग इज पॉसिबल और मोनोपोली। फेयर प्राइसिंग, फेयर प्राइसिंग मैं कहता हूं अगर दूध के दाम 25 रुपए या 30 रुपए हैं तो एक फेयर प्राइसिंग अनुमानतः बदलते वक्त के समय इन्फ्लेशन यानी महंगाई को देखते हुए भी रख सकते हैं कि दूध के दाम 25 से 30 रुपए के बीच में निश्चित हो सकते हैं, वो सूटेबल है। लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, क्या हमारी खर्च करने की क्षमता इतनी मजबूत है कि हम ये 25 से 30 रुपए को वहन कर सकें? और 25 से 30 रुपए वहन अगर हम कर सकते हैं तो क्या दूध के दाम 100 रुपए में भी हम वहन कर सकते हैं? ये क्या हो सकता है? मोनोपोली, यानी कि दूध सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करती है। देवभोग का दूध जैसे कि सरकारी उत्पाद है, छत्तीसगढ़ सरकार का यहाँ पे उत्पाद है। आप देवभोग दूध को देखेंगे मार्केट में, वहीं पे और देखेंगे अमूल देखेंगे, एवीज देखेंगे और किसके देखेंगे, दूसरे कंपनीज के भी यहाँ दूध आपको मिलेंगे, वचन का दूध मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे प्लेयर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक प्राइवेट इंटरप्राइज ही, प्राइवेट फर्म ही कंट्रोल करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो वहां पे वो 25 से 30 की जगह वो 100 रुपए भी रख दे, तो आपको अगर मजबूर हैं, अगर आपकी जरूरत है तो आपको 100 रुपए का दूध भी खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेयर प्राइसिंग नहीं है तो मोनोपोली आ जाती है कि वो ही तय करेगा कि कितना इसका प्रोडक्शन होना चाहिए और कितनी उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो हमने जैसे देखा कि पहले भी बात की कि अमेरिका, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये कुछ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है कि अगर पूछा जाए कि कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स दें, तो यूएस यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम भी जिसे कहा जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये फ्लैग है। तो ये 3 देशों में लगभग और भी दूसरे देश हैं जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलाती हैं, रन करती हैं, जिनके यहाँ इस तरह की इकोनॉमी है। फिर मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिमांड जैसी होगी वैसी सप्लाई होगी। अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड, सामान की चीजें, सामान के जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी। डिमांड अगर ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो मार्केट तय करता है ऐसी इकोनॉमी में कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चलेगी। और फिर प्रॉफिट मेकिंग इज द की ड्राइवर इन सच इकोनॉमी। प्रॉफिट मेकिंग, मैंने जैसे कहा, अगर मोनोपोली हो गई, मोनोपोली हो गई, मैंने मान लिया है यूरिया, फर्टिलाइजर, सीड, बीज, यूरिया ले लिया, फर्टिलाइजर ले लिया, सीड ले लिया, ये तीनों ही चीजें यानी कि कृषि से जुड़ी हुई ये 3 चीजें मैं उत्पादन करूंगा और दूर दूर तक कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इनके जो चाहिए, 10 का मिलने वाला मैं 100 में बेचूंगा, 100 का मिलने वाला मैं 1000 में बेचूंगा, 1000 का मिलने वाला मैं 10,000 में बेचूंगा। ये मेरी मर्जी है। तो प्रॉफिट मेकिंग ही इनका मेन मोटो होता है। जो 10 रुपए में बेच सकते थे, 2 रुपए के प्रॉफिट यानी 8 रुपए की लागत और 2 रुपए का इनका प्रॉफिट, तो वो 10 रुपए में बेचने वाली चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं। यानी कि कितना ज्यादा 92 ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रॉफिट मेकिंग इज द की ड्राइवर, ये मुख्य रूप से की ड्राइवर है जो ये तय करेगा कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। वो प्रॉफिट मेकिंग इसका मुख्य
चालक होता है, प्रमुख चालक होता है ऐसी अर्थव्यवस्था में। ये था कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, जिसके फीचर्स आपने कुछ देखे। अब आता है फोर्थ और लास्ट कैटेगरी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी का पहला एग्जांपल हो सकता है भारत, जहां पे आपने देखा है पीएसयूज हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी व्यवस्था। यहाँ पे हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं क्या होती है, और इसका एक एग्जांपल भारत भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था या आपकी अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तड़का लगाने वाला मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके पहले पॉइंट्स को देखते हैं। मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी कि प्राइवेट प्लेयर भी होंगे, पब्लिक इंटरप्राइजेस भी होंगे। पब्लिक कहने का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट में भेल, गेल, सेल, या फिर ऐसे कहो जो ज्यादा आप जानते हैं बीएसएनएल। फिर एक समय पहले तक था एयर इंडिया, जो बिक गया अब टाटा के पास है। और कोई गवर्नमेंट यूनिट? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, विद द हेल्प ऑफ रशियंस हमने स्टैब्लिश किया था। तो गवर्नमेंट यूनिट्स में आप देखेंगे कि ये सारे प्राइवेट फील्ड के भी प्लेयर्स हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग, जैसे आप यहां देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, और उसका कॉम्पिटिटर देखेंगे रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस का भी आप यूनिट देखेंगे, पेट्रोल पंप देखेंगे, और वहीं पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स का भी आप पेट्रोल पंप देखेंगे। यानी कि एक ही मार्केट में गवर्नमेंट भी प्ले कर रही है और प्राइवेट भी प्ले कर रही है। ये दोनों ही चीजें आप देखेंगे। फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट लाइज इन वन हैंड। सिर्फ पब्लिक यानी गवर्नमेंट के पास ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन के सारे साधन मौजूद नहीं है। जैसे फैक्ट्री हो सकती है, जैसे लैंड हो सकता है, लेबर हो सकते हैं। कमाए भी हम, सामान भी हमारा हो, और मुनाफा भी हम ही कमाएं, यानी कि देश भी हमारा, चीजें भी हमारी, और हम ही यहाँ पे सारे फैसले लेंगे, ऐसा यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में भी होगा और साथ ही साथ पब्लिक हैंड्स में भी होगा, गवर्नमेंट के पास भी होगा। कैपिटल इज रीअलोकेटेड एज पर द नीड, यानी कि कैपिटल को, पूंजी को बांटा इस तरह से जाता है कि 3 क्लास, पहला, दूसरा और तीसरा क्लास हो गया। ये हो गया अमीर, दूसरा हो गया मध्यम, और चौथा हो गया गरीब तबका। इसके हाथ में पूरी पूंजी ना हो, यानी कि मुनाफा कमाते जा रहा है, सामान बेचता जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के हाथ में ही सारी पूंजी आकर के रह गई है, ये ना हो। और दूसरा मध्यम वर्ग, इसके बीच में, क्योंकि अमीर और गरीब वर्ग के बीच में ही सबसे ज्यादा जो टफ फैसले लेने होते हैं वो मध्यम वर्ग को लेने होते हैं। और तीसरा, गरीबों के हाथ से सारी पूंजी शिफ्ट हो जाए। ये कोशिश करती है गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में कि पूंजी कभी भी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में ना चले जाए, वो रीअलोकेट किए जाए, फैसले ऐसे लिए जाए कि सारी चीजें कैपिटलिस्ट क्लास यानी जो अमीर वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसके हाथों में ना जाकर के दूसरे मध्यम वर्ग को भी ऊपर उठने का मौका मिले, ताकि कहीं ये स्लिप डाउन ना हो जाए, नीचे गरीब ना हो जाए। इसे मौका मिलना चाहिए। आपने अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे स्टार्टअप्स की आप देखते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पे, जो नए नए बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस स्टैब्लिश हो रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। तो ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय या जॉब सीकर होने की जगह ये आज जॉब गिवर बन रहे हैं। इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी को हम देखते हैं कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट हैंड्स में, जैसे कि ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये कहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी
यहाँ पे मारुति सुजुकी ये गवर्नमेंट फॉर्म है, गवर्नमेंट, मारुति सुजुकी गवर्नमेंट है और टाटा यहाँ पे प्राइवेट है। तो ये दोनों ही चीजें आपको जाननी होगी कि एक प्राइवेट प्लेयर जो टाटा है पहले से रिनाउंड, वो भी मार्केट में प्रेजेंट है और मारुति सुजुकी भी प्रेजेंट है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट ऐसे एज अ फैसिलिटेटर, एज अ नॉट द इंस्पेक्टर रूल पहले खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर नहीं है या फिर एक लाइसेंस देने वाले से ज्यादा वो फैसिलिटेटर है, ताकि गवर्नमेंट रहते रहते यहाँ पे जनता को फायदा पहुंचाते हुए भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सके। तो ये दोनों ही चीजें मिक्स्ड इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं। यहां और क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट जब जनता को सोचेगी तो जनता के लिए जनता यहाँ पे सब्सिडीज भी देती है। इस तरह का माहौल सुनिश्चित होता है कि सुनिश्चित किया जाता है कि गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग के नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, हमने देखा था पहला, दूसरा और तीसरा तबका, ये दोनों तबकों को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ पॉलिसीज तैयार करती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, ताकि ये सारा पैसा एक जगह शिफ्ट ना हो जाए, और उसके लिए इन्हें गरीबी से उबारने के लिए भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैरिफ प्रोवाइड करती है, कुछ कोटाज होते हैं, ये इस तरह से इंटरवेंट करती है। कहां? मार्केट में। मार्केट यानी जहां रुपया होगा वहीं सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, जहां पार्टिसिपेंट्स या फिर मेंबर कह लेते हैं, सदस्य होते हैं, वहीं सारी अर्थव्यवस्था का मूल होगा। अर्थव्यवस्था चलता ही है। अर्थ में सबसे पहला शब्द होता है अर्थ, यानी कि पैसा। ये पैसा बोलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जहां रुपया होगा, जहां पैसा होगा, वहीं उसी के इर्द गिर्द ही अर्थव्यवस्था घूमेगी। अर्थव्यवस्था का मूल होता है अर्थ। तो यहाँ पे मार्केट में इंटरवीन करती है गवर्नमेंट, किस तरह से कि सब्सिडी देगी ताकि लोगों को चीजें सस्ती मिले। गैस सब्सिडी आप वेल नोन, ये सब जानते हैं। फिर टैरिफ्स होंगे, कुछ छूट मिलेगी, यहाँ पे शुल्क छूट मिलेगा। कोटा के थ्रू भी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी मार्केट में, ताकि एक ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राइवेट प्लस पब्लिक, ये दोनों का एक मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया है। यहाँ पे एक प्रॉफिट कमाने निकल गया है तो बहुत कमा रहा है, और जनता वहां पे पिस रही है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ सेक्शंस हम इतना भी छोड़ेंगे कि प्राइवेट प्लेयर अगर आए कि 10% की हिस्सेदारी किसी कार्य क्षेत्र में, जैसे माइनिंग में मान लीजिए, कोल माइनिंग पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, आपकी हिस्सेदारी 49% हो सकती है, आप ये कह सकते हैं 69%, 60% हो सकती है। कोई और रेत, मिनरल, अदर मिनरल, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वहां पे आपका पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट भी होगा, ताकि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे सके निचले सेक्शन को। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब ये तीन चीजें बहुत आती हैं। चार तो हमने डिस्कस कर लिए वो अर्थव्यवस्था को, कि चार किस तरह के, ट्रेडिशनल, सोशलिस्ट, कैपिटल और मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्या दूसरी तरह की इकोनॉमी होती है? इकोनॉमी, जब मैं कहता हूं कि एक अर्थव्यवस्था, एक क्षेत्र, क्षेत्र से बड़ा देश, और देश के बाद में पूरी दुनिया, ये पूरी एक अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी हम देखेंगे कि तीन तरह से बांटा गया है उस देश को। जिन देशों में मजबूत अर्थव्यवस्था है, फिर मध्यम है, और जो बहुत पिछड़ी है। इस वजह से हम यहाँ पे पैसों के लेन देन को, डिमांड सप्लाई को, प्रोडक्शन को भी और रिसोर्स एलोकेशन को भी बहुत ही देख परख के बांटते हैं, ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग हो अर्थव्यवस्था में, वो एक सुचारू रूप से एक बेहतर भविष्य को, बेहतर विश्व को बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। तो तीन चीजें होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, विकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था बनाम कंट्री भी कहा जाए, या देश। तो विकसित अर्थव्यवस्था कहूं तो विकसित देश भी समझ के चलिएगा, क्योंकि देश कहने की जगह कई बार ये कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, या उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरी
सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में अमेरिका देखी जा रही है, फिर चाइना भी इन्हीं देशों में से एक शामिल होता है। तो हम कहेंगे कभी कभी कि डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर डेवलप्ड कंट्री है। तो आप इससे भी ये अंदाजा लगा लीजिए, और उनकी पहचान क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें कौन कौन आते हैं, और उसके बाद में लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसको एलडीसी, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एलडीसी की परिभाषा भी दी गई है, और क्या फीचर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, उसको भी बताया गया है। ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्या क्या है ये सारी चीजें। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है कि इनके यहाँ हायर पर कैपिटा इनकम होता है। नेशनल इनकम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। तो हायर रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम होगा डेवलप्ड इकोनॉमी में, वहीं पे मॉडरेट यानी कि थोड़ा मिला जुला सा असर हो सकता है कि उनकी यहाँ की जीडीपी, जैसे भारत को आप मान लीजिए, यहाँ वाला सेक्शन मान के चलते हैं यूएसए, यहां मानते हैं इंडिया, यहां मानते हैं कोई अफ्रीकन कंट्री, सूडान, अफ्रीकन कंट्रीज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी इनकी हायर होगी, हमारे यहाँ क्या है, जीडीपी थोड़ी कम है, मॉडरेट लेवल पे है। और उसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी हालत काफी ज्यादा कम होती है पर कैपिटा, मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक दिन की आय मान लो, एक साल की आय मान लो, अगर हम उसको टुकड़ों में देखते हैं तो दिन के हिसाब से मान लेते हैं, साल भर की आय देखते हैं तो उसे एक बड़े अंदाजे में देखते हैं। एक साल में एक व्यक्ति की आय यदि 7,200 रुपए है, 7,500 रुपए है, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो देश भारत हो सकता है। अगर उससे नीचे है तो वो बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है। और 7,500 रुपए से कहीं ज्यादा ऊपर है, 8,000, 10,000, उनके हर व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं। एक व्यक्ति की इनकी अगर इनकम कितनी है, साल भर की इनकम अगर इनकी 22,000 है, तो कहीं आगे है भारत के 7,200 से, और इनके 6,000 या फिर 4,000 से भी नीचे, 4,000 से भी नीचे हम ये मानते हैं। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या एलडीसी या इकोनॉमी के हिसाब से ये कुछ क्लासिफिकेशन है। सेकंड पॉइंट, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप रहते कैसे हैं, फैसिलिटी कैसी मिलती है आपको, किस तरह के संसाधन मिलते हैं आपकी मनोरंजन के लिए, खाना पीना, रहना, आवागमन आदि, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आप मूल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कंफर्ट का इस्तेमाल करते हैं, या लग्जरी, आपके पास आने जाने के लिए साधन के रूप में कोई गाड़ी नहीं है, एक कंडीशन। दूसरा, आपके पास साइकिल है। तीसरी, कि आपके पास में बाइक है। ये तीनों हम मान लेते हैं कि मूल रूप से मूलभूत चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेसिक कंफर्ट और लग्जरी। बेसिक यानी आप मूलभूत आवश्यकता पूरी कर सकते हैं कि नहीं, पहली चीज। आवागमन के लिए अगर मैं देख लूं, या फिर रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं, तो इसमें हम ये मानते हैं कि रोटी पहली चीज। आपको रोटी मिल रही है कि नहीं? हाँ, मिल रही है। और रोटी मिल गई तो आपको अब क्या चाहिए? पराठा चाहिए, वो कंफर्ट हो गया। पराठा से ऊपर हो गया लग्जरी, यानी कि अब आपको पनीर का पराठा चाहिए, आलू का पराठा चाहिए, या गोभी का पराठा चाहिए, और वो भी नहीं चाहिए तो पिज्जा चाहिए। तीन बातें। लग्जरी में आपने क्या ले लिया? अब रोटी नहीं खाना है, हम कुछ ज्यादा अमीर हो गए हैं, हमें और ज्यादा पैसा मिल गया तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे, रोटी की जगह पिज्जा खाएंगे। अब जो लग्जरी में है वो पिज्जा खाएगा, लेकिन जिनके पास खर्च करने को तो है, लेकिन पिज्जा खर्च करने के लिए, पिज्जा के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या खाएगा? पराठा खाएगा। जिनके लिए पराठा खाने की क्षमता नहीं है तो वो क्या खाएगा? सूखी रोटी खाएगा। ये तीन बातें हमने देखी। अगर ये कंडीशन मैं यहाँ पे इनके लिए रखूं, तो अगर मैं रोटी रखूं तो या तो हाँ मिलता भी है, या तो ना, बहुत कम मिलता है। एक समय का रोटी भी इनको नसीब नहीं होता। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या कि गरीब अर्थव्यवस्था के रूप में मैं मानता हूं। इनके पास में पिज्जा है, वैसे इजाद भी इन्हीं का किया हुआ है पिज्जा। इनके पास पिज्जा है, हमारे पास पराठा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका है? इनके यहाँ अच्छा है, इनके यहाँ मॉडरेट है भारत में, और यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। फिर देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनके पास सबसे ज्यादा हथियार पूरी दुनिया को आयात करता है। ट्रेन एडवांस्ड है, ट्रेन की बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ट्रेन
मैं जापान को भी लूं तो जापान भी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। इनके पास मेट्रो है, बुलेट है, बुलेट ट्रेन है इनके पास। तो जब मैं कहूं ये बुलेट ट्रेन है, हम मंगा रहे हैं, ले रहे हैं, बेसिकली जापान से हम ले रहे हैं, तो हम डेवलपमेंटल स्टेज में हैं, यानी कि हम अभी मेट्रो, क्योंकि मेट्रो पूरी तरह से हमने अपने पूरे भारत भर में इसका विस्तार नहीं किया है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में आसपास के और जो क्षेत्र हैं, नोएडा और सोनीपत वगैरह, इन जगहों पे, हरियाणा, यूपी आदि के क्षेत्रों में हम इसका विस्तार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं, आदि जगहों में हम यहाँ पे कर रहे हैं मेट्रो का विस्तार। लेकिन अभी तक हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है। तो पहली बुलेट ट्रेन जो चलनी है यहाँ पे आपका अहमदाबाद गुजरात से, जहां तक मेरी जानकारी अभी फिलहाल के लिए सही है, वहां से मुंबई। तो ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की जो बात हो रही है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर अभी काम कर रहे हैं। हम डेवलपमेंटल स्टेज पे इन्होंने ऑलरेडी विकसित कर लिया है। और इनके पास तो मेट्रो ट्रेन भी नहीं है। मेट्रो ट्रेन क्या, इनके पास बेहतर जो ट्रेन फैसिलिटी होती है उसमें भी पिछड़े हुए हैं। तो ये लिस्ट में आ गए। और वहीं पे हम देखते हैं मानव सूचकांक, विकास सूचकांक में प्रदर्शन बेहतर होता है किनका, इनका होता है। इनके यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली होती है, जीवन शैली में एजुकेशन भी होता है, आपका हेल्थ भी होता है। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ बेहतर है। इनके यहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, खर्च उनके यहाँ बेसिकली टाइम टू टाइम वहां के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के साथ साथ डॉक्टर को भी अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। हमारे यहाँ पे ऐसा देखने को कम मिलता है। हमारे यहाँ गरीबी होने के कारण शिक्षा भी कम है, शिक्षा कम होने की वजह से स्वास्थ्य भी कम है, खाना पीना बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मिल पाता है। तो गरीबी मोटी मोटी अंदाजों में देखें तो भारत में आज भी बनी हुई है, गरीब आज भी बने हुए हैं। लेकिन इतने नहीं है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी, मान के चलिए 80% की आबादी गरीब है। हमारे यहाँ हो सकती है कि 30-40% की आबादी गरीब है, तो इनके यहाँ 80% की आबादी गरीब है। ये हम देखें तो इसे हिसाब से ये सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। और हमारे यहाँ हिसाब से गुड और मॉडरेट स्टेज में हम आते हैं कि इसमें मानव विकास सूचकांक में ये इंडेक्स होता है। इसमें हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों को बांटा जाता है, अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है कि किन के देश की ये जो हालत है वो ठीक है, नहीं है और कितनी नहीं है। फिर बेहतर स्वास्थ्य, जैसा डिस्कस किया, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा इनके यहाँ अच्छी कंडीशन में मिलेगा। इनके यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी मान लीजिए, यहाँ पे ढेर सारे सोलर पैनल हमने लगा दिए, यहाँ पे एक बड़ा टावर लगा दिया, यहाँ पे से जो यहाँ जितने भी सोलर पैनल लगे हैं इसकी रोशनी इसमें जाती है मिरर में। ये रिसीवर है, ये यहाँ से नीचे जाता है। यहाँ पे एक स्टोरेज हाउस है जो इस गर्मी को रिसीव करता है और इसको बिजली में कन्वर्ट करता है। ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। किसके पास है? यूएसए के पास में है, चाइना के पास में है, हमारे पास नहीं है। तो हम लोग सोलर पैनल जगह जगह लगा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। इनके पास और दयनीय स्थिति है, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर फैसिलिटीज तो है कि हम उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोल बेस्ड है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ ना तो पानी है, ना तो न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ना ही सोलर पैनल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ एनर्जी की स्कैर्सिटी है, शिक्षा कम है, स्वास्थ्य कम है। ये भी हमने देखा, बहुत खराब दयनीय स्थिति में है, फ्रेजाइल कंडीशन में है वो। बेरोजगारी दर हम देखते हैं, बेरोजगारी इनके यहाँ कम होगी, रिलेटिवली कम होगी। भारत में मिक्स हो सकता है, भारत में भी बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है ये भी नहीं है। भारत में लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, अपना खुद का व्यवसाय भी कर रहे हैं, खेती किसानी आदि चीजों से भी जुड़े हुए हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है यहाँ पे। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही तरह से हो सकता है। एक कि वो हाई भी हो सकता है समय आने पे, जैसे सीजनल होगा, सीजन के हिसाब से फल बेचे जाते हैं, कपड़े बेचे जाते हैं, वस्तुएं बेची जाती हैं, तो उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। लेकिन जैसे ही वो सीजन जाता है, ठंड गर्मी बरसात कोई भी एक सीजन चला जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट या तो सीजन के हिसाब से कम होगा या तो सीजन के हिसाब से चले जाने के बाद वो हाई हो जाएगा।
और इनकी यहाँ ऑल टुगेदर ईयर ये भी देखा जा सकता है अफ्रीकन कंट्रीज में कि यहाँ पे बेरोजगारी की दर सीजन हो या साल भर हो एक तरह से मोटा मोटी मान लेते हैं हर बार एक जैसा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत होगा, ड्रास्टिक रेट पे हो सकता है 30% की बेरोजगारी रेट, 40-50% की बेरोजगारी रेट हो सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व। 7th पॉइंट है फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि आप किसी देश के साथ में जो भी आदान प्रदान करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसके बाद में आपके पास कितना उनकी करेंसी आती है या किस एक विशेष मुद्रा में आप एक्सचेंज करते हैं, अपने ट्रेड करते हैं। जैसे 5 ऐसी चीजें हो गई, एक हो गया डॉलर, एक हो गया येन, एक हो गया यूरो, एक हो गया स्टर्लिन और एक चीज फ्रैंक करके होता है, एक फ्रांस का फ्रैंक होता है। इसमें भी ये सारी इंटरनेशनल कुछ करेंसीज होती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी 5 ऐसी अंतरराष्ट्रीय करेंसीज हैं, मुद्राएं हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इन सभी चीजों में देखते हैं कि ये किसी एक देश की मुद्रा कोष में होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व। ताकि अगर आपको कभी अंतरराष्ट्रीय ऐसी जरूरत पड़ जाए, तेल आपके यहाँ कम हो गया अचानक से, आपको 10 दिन का तेल बचा है, 3 दिन का तेल बचा है, 2 दिन का तेल बचा है, आपको अभी तुरंत तेल चाहिए, तो आपको तेल बाजार से तेल खरीदना होगा। तो अगर डिमांड आती है कि डॉलर की, आपके पास डॉलर नहीं है, तो चलो ठीक है ये ले लो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ये चीजें नहीं है तो आपका क्या, हमने देखा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व यूएसए का भी मजबूत है, चाइना का भी मजबूत है और भारत का भी मजबूत है। ठीक है, ये मजबूत देशों की श्रेणी में आ गए। डेवलप्ड इकोनॉमी में ये भी हो सकता है, लेकिन भारत का मजबूत है ये नहीं कह सकते। तो मैंने क्या कहा, हाई, इसके पास भी फॉरेक्स रिजर्व मजबूत हो सकता है, कम भी हो सकता है। इन दिनों हाई हो रहा है और बीच में भी कम भी हुआ है, कुछ रिकॉर्ड हाई रिकॉर्ड लो में भी जाता है। तो इंडिया, चाइना, पाक, श्रीलंका जरा देखिए, इनकी गलती की वजह से श्रीलंका और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी, जो पॉलिसीज थी, उसकी वजह से आज इनका क्या हाल हो रहा है। इनके पास रिजर्व कितना बचा है, कितने मिलियन का, सिर्फ मिलियन में रिजर्व बचे हुए हैं, इतने मिलियन रिजर्व, 60 मिलियन, 20 मिलियन रिजर्व, 50 मिलियन रिजर्व। तो 5 मिलियन रिजर्व के हिसाब से अगर इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व है तो वाकई इनकी हालत बहुत गंभीर है। तो लो भी हो सकता है भारत के हिसाब से, चाइना के हिसाब से हाई भी हो सकता है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में फॉरेक्स रिजर्व के ये कुछ डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। और लो, जैसे अफ्रीकन, उनके पास काफी कम होता है, वो कर्ज लेके ही चल रहे हैं। फूड सिक्योरिटी इनके यहाँ खाने को भी है और फेंकने को भी है। भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से देखते हैं तो लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो सरकार बांटेगी, इनके भंडार में अनाज की अधिकायत मात्रा ऑलरेडी मौजूद है। फिर इनके यहाँ ये नहीं होता है, खुद के खाने के लिए अगर इनके पास पैसे नहीं है, उधार लेके खा रहे हैं, किसी के रहनुमाई में खा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये काफी तकलीफ देने वाली बात है। ये किसी एक गरीब परिवार की भी बात हो सकती है और ये गरीब परिवारों को एक बहुत बड़ा वर्ग जो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहता है, एक देश, अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में भी हो सकती है, तो उसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये उसकी कंडीशन हो गई। 9वां पॉइंट, पॉवर्टी रेट हाई होगा, पॉवर्टी रेट हाई नहीं होगा, इसके लिए माफ करेंगे, ये होगा पॉवर्टी रेट होगा लो। राइटिंग मिस्टेक्स है, ये एरर, ये ठीक कर सकते हैं हम। तो अगर ये पॉइंट नोट करें तो पॉवर्टी रेट ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में लो होती है, कम होती है। पॉवर्टी रेट क्या होगी, कम होगी। भारत में डिपेंड करता है कि पॉलिसीज, ऐसे कंट्रीज में डिपेंड करता है कि पॉलिसीज क्या है। पाकिस्तान वो भी डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होता है, श्रीलंका वो भी डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होता है, बांग्लादेश वो भी डेवलपिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में काउंट होता है। लेकिन अगर इनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी रही या पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन
खराब तरीके से हुआ, करप्शन ज्यादा हो रहा है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, सरकारी नुमाइंदे ही सारा पैसा खा रहे हैं, या फिर पॉलिसी में जैसा कि हमने देखा तो बहुत कर्जा लिया पाकिस्तान ने चाइना से, अभी भी लेता ही जा रहा है, चुका नहीं पा रहा है, और अपने देश की जो संसाधन और जो उनकी मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के साथ में मानव संसाधन पे इन्वेस्ट अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी और नीचे क्रैश करती जाएगी। श्रीलंका क्लासिक एग्जांपल है इन दिनों, और कुछ दिनों के बाद में शायद पाकिस्तान भी आ जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कुछ शंका भी नहीं होनी चाहिए। तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट कम्स दी हाई पॉवर्टी, सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे आप देख लीजिए घाना हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ऐसी सभी जगहों पे आपको हाई पॉवर्टी रेट देखने को मिलेगी। फॉरेन लोन्स एंड क्रेडिट लाइंस नेट गिवर, यानी कि अमेरिका क्या करता है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये पैसा देते हैं, या फिर कंट्रीज ग्रुप में नहीं गिनना चाहिए है, तो यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएसए ये क्या करते हैं, पैसा गरीब देशों को देते हैं। गिवर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। भारत देता भी है क्रेडिट लाइन, यानी कि दूसरों को, दूसरे देशों को उधार देता है। नेपाल की मदद करता है, भूटान की मदद करता है, बांग्लादेश की मदद करता है, अफगानिस्तान की मदद करता है, श्रीलंका की मदद करता है, म्यांमार यानी बर्मा की भी मदद करता है। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे देश हैं, इनकी भी भारत मदद करता है। जैसे इनको पैसे की जरूरत होती है या फिर किसी तरह से मुफ्त एड, सहायता, कि आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि आपको अगर प्रोजेक्ट, अपने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, ट्रेन फैसिलिटी डेवलप करनी है, एयरपोर्ट्स तैयार करने हैं, स्कूल बनाने हैं, आपको हॉस्पिटल तैयार करने हैं, इन सभी चीजों के लिए भारत पैसा देता है। जैसे अफगानिस्तान का हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा, जब अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ था, तालिबान जब टेक ओवर कर रहा था अमेरिका से, उस समय पे हमने देखा था कि सलमा डैम बहुत ज्यादा न्यूज में था, वहां की पार्लियामेंट, वहां की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि सरकार, भारत सरकार ने इसके लिए पैसे दिए थे, क्रेडिट लाइन प्रोवाइड, एडवांसेस प्रोवाइड किए थे, पैसे दिए थे ताकि वो ये फैसिलिटीज डेवलप कर सकें। अफगानिस्तान को भारत ने पैसा दिया था, तो वो क्या हो सकता है, गिवर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। भारत को एनजीओ के थ्रू बहुत सारा पैसा भी मिलता है, और कुछ चीजों के इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलप्ड इकोनॉमी से पैसा भी मिलता है, वो भी रिसीव कर सकते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी की ये दोनों साइड्स होते हैं, तो भारत दोनों ही कंडीशन में खरा उतरता है, लेकिन रिसीव करने से ज्यादा वो एक गिवर के रूप में भी सामने आता है, नेट गिवर के रूप में वो सामने आता है, ना कि नेट रिसीवर के रूप में सामने आता है। पर ये दोनों ही क्वालिटीज हैं भारत की, इसीलिए वो डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होता है। फिर नेट रिसीवर के रूप में दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे मैंने बताया, ये भी आती हैं। तो आपने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में चीजें क्या इन्वॉल्व होती हैं, इकोनॉमी के चार मूल टाइप क्या होते हैं, मेन टाइप्स क्या होते हैं, और इकोनॉमी के जो और दूसरे क्लासिक एग्जांपल्स मान सकते हैं कि कल के दिन में अगर आपको ये पूछा जाए कि इकोनॉमी कौन सी स्ट्रांग है, किसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो आप ट्रेडिशनल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटल, इस तरह की बातें नहीं करके ये कहेंगे कि उस देश की इकोनॉमी अच्छी है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत है, या फिर उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, या फिर लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या है, इसके बीच में भी फर्क बता सकते हैं। ये था पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी के पहले सेक्शन में, और खंड 2 यानी कि पार्ट 2 भी इसके बाद आएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो किस तरह से हम उसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के बारे में भी स्पेशली, क्योंकि ये 3 चीजें हमने बात की है इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में, जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, उसमें हमने ये कहा है कि इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट को चर्चा में शामिल करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।